हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CKS स्टडी पॉइंट्स में। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के VVI हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो पिछली वीडियो में मैंने क्लास 12 के हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन को मैंने बताया था आप सबको। तो आज क्लास 10th के हिंदी के मॉडल पेपर्स को मैं लेकर आया हूँ जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन को 50 ऐसे VVI क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसमें बिना समय गंवाते हुए हम आपके पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या बोला कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। तो इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, बुढ़ापे जो क्या था, बुढ़ापा को हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, ये अनुभव क्या करते हैं, इसको हम अनुभव करते हैं कि बुढ़ापा है। तो ये क्या हो जाएगा ना, भाववाचक हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है? तो आपको पता होगा कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सर्वनाम है? तो क्या सबको पता होगा, क्या एक प्रश्नवाचक एक शब्द है, तो ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भविष्यत काल के कितने प्रकार? तो आपको पता होगा कि भविष्यत काल के जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दधियोदन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दधियोदन का संधि विच्छेद हो जाएगा दधिजुर्ओदन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें हो जाएगा, आपने कारक पढ़ा होगा तो इसमें आपको कारक पढ़ेगा तो आपको पता होगा कि संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा, अगर आप समास पढ़े होंगे, समास के कितने भेद होता है? तो समास को पता होगा 6 भेद होते हैं, जिसमें से एक लौह पुरुष जो है ये कर्मधारय समास हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन में आपको पता होगा कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका भिन्न अर्थ प्रकट करता है। तो इसमें देखिए पहले क्या लगा है, नी लगा हुआ है, और आपको देख रहे होंगे कि जौ के ऊपर क्या है, आधार यानी रेफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द आपको बता रहा है कि शुद्ध है? कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है? शोणित, ये शोणित, ये यहाँ पर टॉवर्ग वाला नाव दिया है, एक में दिया टॉवर्ग वाला नाव, तो आपको हो जाएगा जो टॉवर्ग वाला नाव दिया है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी शोणित, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर 10 नंबर कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो आपको पता होगा कि ए के बाद अगर कोई भी मतलब आए तो आपको क्या, ये अयादी संधि का है, ठीक है। आपको पता होगा कि अयादी स्वर संधि का है। यदि तो क्या होगा, यानी ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ए बदल जाता है आपका आई में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है, प्यास से होठ सूख रहा था, मेरा आवाज़ सुनो। तो देखिए इसमें सबसे अगर शुद्ध वाक्य की बात करते हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपके दर्शन कब होंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना या गंदगी फैलाना? तो आपको पता होगा कि हाथ साफ करना का मतलब होता है चोरी करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हितैषी, यहाँ पर क्या दिया, दंतशा है, इसमें आपको दिया तलवेशा, और इसमें दिया है आपको मूर्धन्यसा। तो ये मूर्धन्यसा वाला हितैषी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में आपका हो जाएगा अंतिम, इसका उच्चारण कीजिए अंतिम, इम, लास्ट में इम आ रहा है। तो प्रत्यय आपको पता होगा कि जो किसी शब्द के अंत में लगा भिन्न अर्थ प्रकट करता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यय, यानी इसका उच्चारण करने पर अंतिम लास्ट में इम आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा कि अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी यानी संख्या 8,
अष्ट का मतलब होता है 8 यानी अष्टाध्यायी में हो जाएगा आपका द्विगु समास, यानी पता होगा आपको कि जिसे संख्या का बोध उसको हम द्विगु समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आपको पता होगा कि इसका हो जाएगा बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण आपको पता होगा कि जाति प्रथा हो जाता है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा इस चैप्टर के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी बहुत सही आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ का कमरा आपको पता होगा ये विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित एक कहानी संग्रह का है। ये विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो आपको पता होगा कि बी आर नारायण ने दही वाली मंगमा की जो है इस पाठ की अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो आपको पता होगा कि अनामिका जो थी बिहार के रहने वाले थे, मुजफ्फरपुर की, तो इसका जन्म जो हुआ था 1961 में हुआ था। यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, घनानंद की भाषा क्या है? तो आपको पता होगा कि घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को बढ़ते हैं, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? तो आपको पता होगा कि इनकी जो बेटियां थी, 5 बेटियां, तीनों क्या थी? कठपुतलियां थी। उस मतलब क्या था, उस परिवार के हर बात को, उसके पिता के, उसके परिवार के हर बात को मतलब वो माना करती थी, लेकिन जो खोका जो था उस घर के नियमों का अपवाद था। तो यहाँ पर हो जाएगा खोका, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर चले देखते हैं हम, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, हैकल, हॉकर्स, वारेन हेस्टन। तो चलिए यहाँ पर इसका हो जाएगा वारेन हेस्टन। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि हाँ, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढाते विश्वास हमने पढ़े होंगे, ढाते विश्वास किस, काफ़ी इसमें उड़ीसा में काफ़ी बाढ़ का इसमें प्रचलन आता है, प्रचंड बाढ़ आता है इसमें, तो ये उड़िया भाषा का हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो आप अगर इस कहानी पर अगर आप इस पाठ को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रेंडर मारियल के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं, कि जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रनाथ युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो अगर आप पढ़े होंगे, मन विहंगम, वनलता सेन, रूपली बंगाल, झरा पालक, इसका हो जाएगा वनलता सेन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आपको पता होगा कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी जो थे वह हृदय की शिक्षा को समझते थे, यानी हृदय की शिक्षा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है कि अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो आपको पता होगा कि अभिनयों में 19 दिनों के दौरान लेखक ने 27 गद्य की रचना की थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप याद करते रहिए, इसी प्रकार आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो आपको पता होगा कि धरती कब तक घूमेगी, अगर आपने इस पाठ को पढ़ा होगा तो राइटर जो थे राजस्थान के थे, तो यानी ये राजस्थानी भाषा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चला आगे बढ़ते हैं, पापाती को कौन सा रोग था? टिटनेस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। सबको पता होगा पापाती को मेनिंजाइटिस नामक एक रोग था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वीरेन डंगवाल को मिला है इस दुनिया में या दुष्चक्र में श्रेष्ठता, पहल पुस्तक कवि ने कहा, इस दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए उनको मिला है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रदेश की बुद्धि पढ़ने का क्या परिणाम हुए? तो प्रदेश की बुद्धि पढ़ने का परिणाम क्या हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई। नहीं देखिए, प्रदेश की बुद्धि पढ़ेगा तो भारतीय कैसे हो सकता है? प्रदेश की बुद्धि अगर शिक्षा को लेंगे तो उसकी बुद्धि भी क्या हो जाएगी? विदेशी हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नगर कहानी
किस लेखक द्वारा लिखा गया? तो आपको पता होगा कि नगर कहानी जो है सुजाता द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलिए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? आपने पढ़ा होगा कि नाखून के बढ़ते उस कहानी में है मनुष्यता के प्रतीक, सभ्यता के पांचवी वृत्ति। आपको पता होगा कि पांचवी वृत्ति के ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म अगर आपने याद किया हो तो आपको पता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चलिए पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को, रहीरास किसकी रचना है? तो अगर आपने रचना को भी याद किया होगा तो आपको पता होगा कि रहीरास जो है यहाँ पर गुरु नानक की रचना है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत, गुरुनिधि, लक्ष्मण, शंकर, बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए, अच्युत था बड़े पुत्र का नाम, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, किससे? तो हो जाएगा यानी नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? 1893 ईस्वी से 1914 तक, 1892 ईस्वी से 1913 तक, 1894 से 1914 तक, 1893 से 1917 तक। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। ऐसे तो जो भी क्वेश्चन आगे आपको इतनी देर से बता रहे हैं सब बहुत ही VVI क्वेश्चन है, अब सबको याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये VVI, सब इसमें VVI क्वेश्चन था। तो इसका हो जाएगा सही आंसर 1893 से 1914 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो आपको पता होगा तब उनकी उम्र जो थी 27 साल की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कविता ने यानी कवि ने माली मालिन किसे कहा है? अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे, कविता ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को माली मालिन कहा है कवि ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, मंगू के अलावे उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावे इसके माँ को और 3 संतानें और थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगे का जन्म कब हुआ? तो आपको पता होगा कि अगे का जन्म जो है, अगे का जन्म यहाँ पर हुआ था 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसलिए एक बात आप याद रखिए कि जितने भी क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं सबको बहुत VVI क्वेश्चन है, सबको याद करते जाइए। तो आपको पता है कि देखिए कि अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यकीन है कि कम से कम इसमें से आपको कम से कम ऐसे 20 से 30 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाए। तो आप सबको क्वेश्चन को तैयारी करते हैं कि बहुत ही VVI क्वेश्चन सब हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, सब VVI बहुत ही क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि क्या बोला, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो दिनकर जी आपको पता होगा कि हमारे भारत के राष्ट्र कवि है, जो हमारे बिहार जिले के मुंगेर जो हमारे बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के रहने वाले थे हमारे दिनकर जी, जो हमारे भारत के राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके बारे में आपको तो बहुत बढ़िया से पता ही होगा पहले से। तो इनकी हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नौबत खाने में इबादत आपने अगर पढ़ा होगा और इसमें देखिएगा शुरुआत में ही पाठ परिचय में इसको दिया जाता है कि ये जो है एक व्यक्ति चित्र है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो 7वीं पीढ़ी के थे, या ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। अगर उस पाठ को पढ़े होंगे दही वाली अगर उस पाठ को आप पढ़े होंगे कि धरती कब तक घूमेगी, उस पाठ को अगर आप पढ़े होंगे तो आप उसमें आपको बताया होगा
कि उसमें बेटों ने मिलकर जाता है क्या क्या था कि मतलब माँ को कितने दिन हुआ, मतलब एक साथ, मतलब 1 महीना हुआ, 1 महीना हुआ, 1 महीना इधर उधर, मतलब कितने दिन माँ आखिर घूमती रहेगी चारों बेटों बेटों के अगर निकट उन जितने भी बेटे थे उन बेटों के मतलब चारों तरफ माँ कितने दिनों तक घूमेगी। तो इससे मतलब बेहतर बेटों ने बताया कि एक काम करो माँ कि तुम हमसे 50-50 रुपये हम बेटों से ले लो और उसी से अपना, तीनों बेटे से ले लो और उसी से अपना मतलब काम चलाओ, ठीक है। तो उसमें 50-50 रुपये के बाद बोला गया था ना, ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिलने लगे थे? तो आपको पता होगा कि उत्तर भारत में मिलने लगे थे, यहाँ पर आपको 8वीं शताब्दी से मिलने लगे थे ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? अगर आप उस पार्ट को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें बहादुर को जो ऊपर जो था 11 रुपये चोरी होने के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य? तो यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो जातीय असीमता की दृष्टि से यहाँ पर क्या दिया है? विच्छिन्न दिया है, अविच्छिन्न दिया है, यहाँ पर विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया। तो इसका विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और ख़ास सूचना, तो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई वीडियो तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। और स्पेशली इसमें जो हम बोल रहे हैं के लिए राखी जी, संपा जी और रोशनी जी, काजल जी, सुजीत जी, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अपने और भी दोस्तों के यहाँ आप इसको शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।